मॉर्निंग। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024879। आज हम क्या करते हैं, इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन पहले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पर। 3 अंकों की सभी संख्याएं जो 7 से डिवाइड होते हैं उनका योग बताना है कि क्या होगा। अब देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर मैं देखूं, 3 अंकों का सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिवाइड है वो क्या हमारे पास 105 है। नेक्स्ट नंबर इससे 7 ज़्यादा 112, नेक्स्ट नंबर 119, नेक्स्ट नंबर 126। इस तरह से हमें 3 अंकों की सारी संख्याएं चाहिए। 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर होता है 999। इस नंबर में अगर मैं 7 का भाग दूं तो 7 का भाग चला जाएगा, एक बार बच जाएगा 2 29, 7 चौक 28, बच जाएगा 1 19, फिर चला जाएगा 2 बार 14, बच जाएगा 5। तो इसमें से 5 अगर घटा दूं तो क्या 994 वो लास्ट नंबर आया जो इनसे डिवाइड हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इन सब का सम चाहिए कि क्या होगा। अब SN का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, A + L/2 × N। A क्या होता है, फर्स्ट नंबर 105, लास्ट नंबर 994 अपॉन में 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, n का मान चाहिए। n का मान हम कैसे निकालें, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में डिफरेंस +1। लास्ट नंबर 994, फर्स्ट नंबर 105, डिफरेंस कितने का 7 का +1। तो यहाँ से मेरे पास अगर सोल्व करें तो इसको क्या आ जाएगा 889 अपॉन 7 +1। 7 का भाग दूंगा, गया एक बार, बच जाएगा 1 18, 7 दूनी 14, 4 49, चला जाएगा 7 पर। 127 + 1 क्या आया 128 नंबर। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 128। तो यहां से अपन इसको सोल्व कर ले, इन दोनों का एडिशन करा तो 1099 गुना में 128 में 2 का भाग दूंगा 64, ये हमारे पास है। अब इनको अगर मैं आपस में गुना करूं तो देखो 9 चौक क्या बनेगा 36। तो पहला ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए, लेकिन नन ऑफ दीज है तो हमें पहला पूरा चेक करना पड़ेगा। तो अगर अपन 1099 का 64 से गुना करते हैं तो 1000 को अगर 64 से गुना करें तो क्या आ जाएगा 64,000। 99 को अगर अपन 64 से मल्टीप्लाई करें तो 6400 में से 64 घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6336। इनका एडिशन कर दें अगर तो क्या आ जाएगा 70,336। तो हमारा आंसर क्या गया, ऑप्शन ए, ये हमारे पास आंसर है। हमने उन सभी संख्याओं का योग निकाला 3 अंकों की जो 7 से डिवाइड हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पर। A merchant buy goods at a discount of 33 से 1/3% of the categorized price has to pay import duty of 20% on the net cost of the good. If he release a profit of 25% on his outlay, then what must be charged for the article pricing 228 in this catalog? चलिए हमें कह रहा है कि एक वस्तु का MRP है 228 रुपये। सबसे पहले MRP 228, इस पर डिस्काउंट मिला उसे 33 से 1/3% का। इसको फ्रैक्शन में क्या कहेंगे 1/3। तो 3 वाली चीज पर 1 का डिस्काउंट मिला तो उसने खरीदी कितने की 2 की। 3 की वैल्यू अगर 228 तो 1 की वैल्यू 7 की 21, 16 बार चला गया 152 रुपए की। ये चीज उसको कितने की पड़ी 152 रुपए की। अब 152 रुपए में उसने खरीदी, लेकिन उसको इस पर 20% का आयात शुल्क देना है, 20% उसको टैक्स देना है। 152 का 20% अगर मैं निकालूं तो 30 रुपये 40 पैसे, 10% 15 रुपये 20 पैसे, डबल कर दिया 30 रुपये 40 पैसे। तो उसको ये कितने की पड़ी 182 रुपये 40 पैसे की। अब कह रहे इस पर उसे कितना प्रॉफिट चाहिए 25% का। तो हमें उसका सेलिंग प्राइस बताना है कि क्या होगा। इस पर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस निकालें तो सेलिंग प्राइस क्या कॉस्ट प्राइस का 125%, परसेंटेज हटाया बटा में 100, ये पॉइंट हटाया बटा में 100, 25 से गया 5 बार, 25 से गया 4 बार, 0 से 0 कट गया, 4 से काट दें तो मेरे पास 4 से अगर मैं इसको काटूं 4 चौक 16, बच जाएगा 2 22, 5 बार चला जाएगा
4 चौक 16, फिर मेरे पास यहाँ से चला जाएगा 4 चौक 16 चला गया 22, 5 बार चला जाएगा, 2 24 चला जाएगा 6 बार, 5 से गया 2 बार। अब इसमें अगर 2 का भाग दे दो तो 228 रुपये। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। तो व्यापारी इसको कितने में बेचेगा? 228 रुपये में। जितना उसका एमआरपी था उतने ही रुपए में इसको सेल कर रहे हैं। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 देखो हमें क्या कहते हैं, हमें करना है √3 + 1 इंटू √3 + 2 का तृतीय अनुपाती बताना है कि क्या होगा। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? आपको पता है रेशियो बी प्रोपोर्शन में अगर बी रेशियो सी है तो बाहर वाले स्टेप्स का मल्टीप्लाई अंदर वाले स्टेप्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो c की वैल्यू क्या होगी? b²/a। तो यहां से c का मान निकालें, b का स्क्वायर √3 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में a क्या होगा? √3 + 1। इसका रेशनलाइजेशन कर दें तो √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि बटा वाली टर्म में रूट वाली टर्म रखते नहीं और यहाँ पर ऑप्शन में भी कहीं पर बटा में रूट वाली टर्म नहीं है। तो अगर अपन इसका रेशनलाइजेशन करें तो √3 + 2 का होल स्क्वायर अगर ओपन करूं तो 3 + 4 + 4√3 इंटू में √3 - 1 अपॉन में क्या जाएगा? a² - b² 3 - 1। तो ये क्या बनेगा? 3 + 4 क्या बनेगा? 7 + 4√3 इंटू में √3 - 1 अपॉन में 2। तो 7 को मल्टीप्लाई करा √3 से, 7√3 -7 प्लस क्या जाएगा? 4 × 12 माइनस में 4√3 अपॉन में 2। तो 12 में से 7 गए, क्या बचा? 5। 7√3 में से 4√3 गया, क्या बचा? 3√3 अपॉन में क्या जाएगा? 2। तो ऑप्शन क्या जाएगा? आंसर ए, 5 + 3√3 अपॉन में 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 देखिए हमें क्या करें, एक आदमी को एक कुर्सी, एक आदमी को एक कुर्सी 48 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। टेबल को 57 रुपए 50 पैसे में बेचने पर 15% का लाभ होता है। वह कुर्सी को 36 रुपए में बेचता है, तो टेबल का न्यूनतम विक्रय मूल्य ज्ञात करो जिससे उसे आदमी को कुर्सी और टेबल दोनों के मूल्य मिलाकर कोई हानि न हो। चलिए देखिए ध्यान देना, एक आदमी ने एक चेयर 48 रुपीज में बेची तो उसे प्रॉफिट हुआ 20% का। प्रॉफिट कितना हुआ? 20% का। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या जाएगा? 40 रुपये। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा? 40 रुपये। सेकेंड हम लोगों के पास है एक टेबल। अगर अपन टेबल की बात करें तो टेबल को उसने बेचा 57 रुपये 50 पैसे में, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 15% का। तो यहाँ से उसका कॉस्ट प्राइस क्या जाएगा? 50 रुपये। दोनों के कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, चेयर का भी और टेबल का भी। अब अगर हम चेयर को 36 रुपये में बेचते तो हम इसको 4 रुपये लॉस में बेचते, तो हमें इसको 4 रुपये प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 4 रुपये प्रॉफिट में बेचा तो हम इसको कितने में बेच सकते हैं? 54 रुपीज में। तो हमें पता है कि हम इसको किस रेट पर बेचें टेबल को, ताकि उसे कोई भी लॉस ना हो। तो कितने में बेचें? 54 रुपीज में। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास प्रॉफिट लॉस का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। आपको अगर ये 40 और 50 रुपीज निकालने में दिक्कत आ रही है तो 20% को फ्रैक्शन में 1/5, कॉस्ट प्राइस 5, प्रॉफिट 1 का, सेलिंग प्राइस 6, 6 की वैल्यू 48 रुपीज, तो 1 की वैल्यू 8 रुपये, तो 5 की वैल्यू 40 रुपये। सेम इसी तरह से टेबल का भी कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हो। वैसे इजी वैल्यू है, देखते ही आप लोगों को पता लग गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 55 पर। दिए गए डायग्राम में हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। अब देखो, क्या हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना है? क्या हमें क्या करना है? सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि क्या होगा। हमारे पास हम लोगों के पास सेक्टर, सॉरी इसको अपन बोलेंगे सेगमेंट। ये हमारे पास क्या आएगा? सेगमेंट का एरिया।
तो सेगमेंट का एरिया हमारे पास क्या होगा, सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। यहाँ हम लोगों को पता है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये रेडियस भी 6 है और ये भी 6 है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। माइनस में हम लोगों को पता है कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखो अगर अपन इसको सोल्व करें तो यहाँ पर थीटा से ये 4 बार चला जाएगा, 36/4 क्या बनेगा, 9 पाई। माइनस में क्या जाएगा, 36/2 18। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसका एरिया क्या जाएगा, 9 पाई माइनस 18। तो ये हमारे पास क्या सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं जीवाखंड, इसका एरिया हमारे पास ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 56 पर। ये 55 सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 56 देखो हमें क्या कहता है, P और Q का मान हमें दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। P हमारे पास है 1/√14 माइनस √30। अगर आप इसका रेशनलाइजेशन कर दो तो P की वैल्यू क्या, √14 प्लस √30 ना चाहिए, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से गुना करूंगा तो बटा में तो 1 बनेगा। सेम ऐसे ही Q की वैल्यू क्या, √14 माइनस 30 ना चाहिए। हमें P और Q दोनों के मान मिल गए, हमें क्या बताना है, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो क्या इसको मैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को क्या पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq कह सकता हूं, प्लस पी क्यू है अलग से। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस में क्या जाएगा, पी क्यू। तो p और q को अगर मैं जोड़ता हूं, P और Q को अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये कट जाएगा, क्या जाएगा, 2√14। और P को Q से अगर मैं गुना करता हूं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 14 माइनस 13 तब क्या बन जाएगा, 1। तो मैं यहां से क्या करता हूं, 2√14 का स्क्वायर माइनस में क्या जाएगा, 1। तो 2 का स्क्वायर 4, 14 का √14 का स्क्वायर 14 माइनस 1, तो 14 चौक 56 माइनस 1 55। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, 55 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, ये हमारे पास बड़ा इजी सा अलजेब्रा का क्वेश्चन था, बस हमें इसका स्टार्टिंग में ही रेशनलाइजेशन कर लेना था ताकि हमें कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 57 पर। समीकरण x प्लस वाई बराबर 3, 2x प्लस 5y बराबर 12 और x एक्सिस के ग्राफ से गिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। हमारे पास ये दो कोई लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों से और x एक्सिस से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया हमें चाहिए कि क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये बेस वाली दूरी निकालनी होगी, x एक्सिस पर दूरी चाहिए होगी, तो y0 रखें। पहली इक्वेशन में y0 रखूं तो x बराबर क्या है, 3। तो पहली लाइन का पॉइंट क्या है, 3,0। y एक्सिस पर अगर मेरे को x एक्सिस पर दूसरी लाइन की वैल्यू चाहिए तो उसमें y0 रखूं तो 2x बराबर 12, तो x की वैल्यू 6। तो यहाँ क्या जाएगा, 6,0। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3। ये बीच की दूरी कितनी है, 3। तो बेस हमें मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, हाइट। तो इन दोनों इक्वेशनों से हमें हाइट चाहिए, तो x एक्सिस से लंबवत दूरी क्या होती है, y। तो हमें y का मान चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन से अपन y निकालते हैं। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 5y बराबर 12, y चाहिए तो x को बराबर कर दे। पहली इक्वेशन को अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो 2x प्लस 2y बराबर 6। फर्स्ट में से सेकंड को अगर मैं घटा दूं तो 5y में से 2y गया, 3y बराबर 6, तो y का मान 2। तो ये हाइट हमारे पास क्या आ गई, 2। तो हमें क्या पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 3 और हाइट कितनी, 2। 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 3। तो ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 3 वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और ये क्वेश्चन सबसे शानदार होता है और हमें इसमें सिर्फ वही चीजें निकालनी होती है जो हमें जरूरी है, जैसा कि हमने यहाँ पर करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 58 पर। एक ज्वेलरी के पास सोने के 3 छोटे गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं 3, 4 और 5 हैं। इन तीनों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया, तो उस गोले की त्रिज्या बतानी है कि क्या होगी। तो इन तीनों छोटे गोलों का वॉल्यूम उस बनने वाले बड़े गोले के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हमारे पास इन तीनों गोलों की रेडियस R1, R2 और R3, ये हमारे पास 3,
4 और 5 है। जो हम यहाँ से न्यू स्पेयर बनाएंगे, नया जो गोला बनाएंगे, उसकी रेडियस अगर मैं कैपिटल R मान लूँ तो इन तीनों का वॉल्यूम उस नए वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा। चलिए कोशिश करते हैं। एक का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई R क्यूब। तो पहले वाले के लिए रेडियस 3, तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125 बराबर होगा नए वाले के वॉल्यूम के 4/3 पाई R क्यूब। तो 4/3 पाई कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया। अगर मैं यहाँ से इसको सोल्व करूँ तो 7 4 11 5 16, कैरी आ गई 1, 3 6 9 11, तो क्या जाएगा 216 बराबर R क्यूब। तो R का मान 6। तो हम यहाँ से जो नया गोला बनाएंगे उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 6। ये हमारे पास आंसर आया। जब भी अपन किन्हीं गोलों को पिघलाकर कोई नया गोला बनाएंगे तो उन तीनों गोलों के वॉल्यूम का टोटल नए गोले के वॉल्यूम के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है यदि रेखाएं हम लोगों को ये दे रखी। अब देखो दो समांतर रेखाएं हमारे पास, 5x + 12y - 30 बराबर 0, 5x + 12y - 4 बराबर 0। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मोड के अंदर। अब इन दोनों की जो a और b है वो टर्म बराबर है, तो हमारे पास क्या लिखेंगे 30 - 4, दोनों की c की वैल्यू का डिफरेंस अपॉन में रूट में क्या आएगा a² + b²। तो 30 - 4 क्या आएगा 26 बटा में 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर का रूट क्या बनेगा 30। तो क्या जाएगा 26 बटा 13, या आंसर क्या जाएगा 2। तो इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी क्या जाएगी 2 इकाई, 2 यूनिट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है C1 - C2 अपॉन में रूट में a² + b², और इस पूरे का मोड, क्योंकि यहां पर वैल्यू नेगेटिव नहीं लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर। x³ + 1/x³ बराबर -1 है, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब हम जानते हैं कि x³ + 1/x³ अगर -1 है तो यहां से क्या x⁹ की वैल्यू 1 आ जाएगी। x⁹ की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि एक छोटा सा फॉर्मूला होता है a + 1/a बराबर, अगर मेरे पास यहां से -1 है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि a³ - 1 बराबर किसके होता है 0 के, या a³ बराबर किसके होता है 1 के। तो सेम उसी प्रॉपर्टी का यूज करके अपन क्या कह सकते हैं x⁹ की वैल्यू 1। तो हमें बताना क्या है x⁸ 1800 प्लस x⁹ 900 प्लस x⁸ 630, x⁸ 450, x⁸ 810, माइनस में x⁸ 2700, माइनस में x⁸ 180 प्लस x⁸ 0। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो x⁸ 1800 को क्या मैं x⁸ 9 का पावर 200, x⁸ 900 को x⁸ 9 की पावर 100, x⁸ 630 को x⁸ 9 की पावर 70, x⁸ 9 की पावर 50, x⁸ 9 की पावर 90, माइनस x⁸ 9 की पावर 300, माइनस में x⁸ 9 की पावर 20 और प्लस में x⁸ 0। ये हमारे पास है। अब देखो ध्यान देना, x की 9 की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब 1 की पावर इवन ओवर 1 में आता है। तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 -1 -1 + 1, तो ये दोनों आपस में कट गए, ये दोनों भी आपस में कट गए। तो 1 को 4 बार ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारा ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पर। अभी पेपर के हमने 10 क्वेश्चन करे। ये क्वेश्चन हमारे पास अलजेब्रा का था। अलजेब्रा का एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, √14 और √13 वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 61 पर। एक लड़की जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर एक खंबे से 1.2 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। अगर खंबे की हाइट 3.6 मीटर है तो उसकी 4 सेकंड के बाद उसकी परछाई की लंबाई बतानी है कि क्या होगी।
अब ये जो हमारे पास खंबा है, ये हमारे पास क्या लैंप पोस्ट है, मतलब इससे क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। तो लाइट जब आएगी तो उसकी परछाई क्या होगी, लाइट से जब वो दूर जाएगी तो उधर ही बनेगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ अगर अपन एक डायग्राम बनाए, हमारे पास ये एक लाइट पोस्ट है, इस पर लाइट लगी हुई है, इसकी हाइट कितनी है 3.6 मीटर या 360 सेंटीमीटर। इस तरह से इससे लाइट जाएगी। एक लड़की है जो इससे दूर जा रही है, उसकी लंबाई कितनी है 90 सेंटीमीटर। ये लड़की है 90 सेंटीमीटर की, तो लड़की की परछाई क्या बनेगी, ये लड़की है तो इसकी ये परछाई बन गई। अब हमें कह रहा है कि ये इससे दूर जा रही है 1.2 मीटर पर सेकंड से, स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड, टाइम दे रखा है 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में खंबे से कितनी दूर आ जाएगी, 1.2 इंटू 4, 4.8 मीटर या 480 सेंटीमीटर। ये खंबे से 480 सेंटीमीटर दूर आ गई। तो हमें क्या करना है, अब इसकी परछाई की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर ये थीटा बन रहा है। अगर मैं इनको नाम दे दूं ए बी सी डी ई, तो हमारे पास ये जो थीटा होगा ये दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। तो यहाँ से मैं tan थीटा का मान अगर निकालूं, मुझे क्या करना है, उसकी परछाई की लंबाई बतानी है। तो इस लंबाई को अपन x मान सकते हैं। तो tan थीटा का मान यहाँ से क्या होगा, ट्रायंगल ECD में 90/x, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल DCE में tan थीटा का मान क्या होगा 90/x। फिर राइट एंगल ट्रायंगल अगर अपन बात करें ABE में, तो tan थीटा का मान क्या होगा 360 बटा में 480 प्लस x। क्योंकि अगर ये लड़की यहाँ पर है तो ये लाइट पोस्ट है, तो यहाँ से इसकी जब लैंप की लाइट पड़ेगी तो इसकी परछाई यहाँ बनेगी। तो ये इसकी परछाई है। ये एंगल दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। तो दोनों के लिए जो tan थीटा का मान निकाला वो एक के लिए 90/x आया और दूसरे के लिए 360/480 प्लस x। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो इन दोनों को हम बराबर रख दें। 90/x बराबर 360/480 प्लस x। 90 से गया एक बार, ये गया 4 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 4x बराबर 480 प्लस x, तो 3x बराबर 480। तो x बराबर क्या आ जाएगा 160। 180 480 बटा में 3 160। तो हमारे पास उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर, परछाई की लंबाई या 1.6 मीटर। हमें आंसर यहाँ मीटर में दे रखे हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं 1.6 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। मेन बस इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना था, इस डायग्राम को बनाने की सबसे ज़्यादा जरूरत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 62 पर। देखो 62 हमें क्या दे रखा है, गो थ्रू द डायग्राम बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। हम लोगों को ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन दे रखा है। हमें क्या कह रहा है, फॉलोइंग डायग्राम शोज द परसेंटेज शेयर ऑफ द रन स्कोर बाय 4 इंडियन बैट्समैन इन टोटल रन मेड बाय इंडिया इन 4 मैचेज। ये 4 मैचेस में 4 अलग अलग हमारे पास बैट्समैन हैं, जो हमारे वीरू, सौरभ, राहुल और युवी। तो हमें बताना क्या है, पहला क्वेश्चन क्या करें, इफ टोटल रन स्कोर इन मैच 1 is 270 and मैच 3 in 280, then what is the difference in the run made by राहुल in मैच 1 and युवी in मैच 3। राहुल ने मैच 1 में कितना स्कोर बनाया, तो देखो मैच 1 का टोटल स्कोर जो हम लोगों को दे रखा है वो है 270। मैच 1 के अंदर अगर अपन बात करें राहुल की, तो राहुल ने मैच 1 के अंदर कितना स्कोर बनाया, राहुल का स्कोर कितना परसेंट है 30%। तो 270 का अगर मैं 30% निकालूं तो 270 का 30% मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 81 रन किसने बनाए, राहुल ने। फिर नेक्स्ट अगर अपन देखें युवी ने मैच 3 में, मैच 3 के अंदर अगर बात करें तो मैच 3 के अंदर युवी का स्कोर कितना है 10%, 280 का 10%। तो 280 का अगर अपन 10% निकालें तो कितना आएगा 28 हमारे पास आ जाएगा। तो इसने 81 रन बनाए, दूसरे ने 28। दोनों के रनों का हमें डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। तो 81 में से अपन 28 घटा दें, 11 में से 8 गए 3, 7 में से 2 चले जाएंगे, क्या आ जाएगा 53।
तो दोनों के रनों का डिफरेंस क्या आएगा, 53 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो हमारे पास आंसर क्या आया, 53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 63, क्योंकि 62 से 4 तक ये 3 क्वेश्चन है इसी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 63 देखते हैं। देखो क्या करें। यदि भारतीय टीम ने सभी मैचों में बराबर रन बनाए हो तो किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक रन बनाए? अब हमें बताना है किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक रन बनाए। सबसे पहले अगर अपन देखो ग्राफ को ध्यान से देखें, ग्राफ को ध्यान से देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वीरू और सौरभ दो ऐसे लोग हैं जिनका स्कोर सबसे मैक्सिमम तक जा रहा है। तो इन दोनों के स्कोर को कंपेयर कर लेते हैं। वीरू का स्कोर अगर अपन देखें, पहले मैच में 20%, मतलब 20 रन बनाए, दूसरे मैच के अंदर फिर 20, तीसरे मैच में फिर 20 और चौथे मैच के अंदर 60। तो वीरू का टोटल स्कोर हमारे पास कितना आ गया, 120। सौरभ का अगर अपन स्कोर देखें तो हमारे पास सौरभ जी जो हैं उनका अगर अपन स्कोर देखें तो पहले मैच में 40, दूसरे मैच के अंदर 10, तीसरे मैच के अंदर 60 और चौथे मैच के अंदर क्या है, 30। तो इनका अगर मैं यहाँ से टोटल करूँ तो मेरे पास क्या जाएगा, 140। तो इन दोनों में से ज़्यादा स्कोर किसका है, हमारे पास सौरभ का। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, सौरभ। मैंने बाकी सबको क्यों नहीं काउंट करा, मैं यूवी तो पहले मैच में है ही, उसके बाद इसमें यहाँ थोड़ा सा स्कोर था, इसके बाद था अगले मैच में फिर नहीं है। तो इस तरह से हमने इनको कंसीडर नहीं करा। राहुल को अगर अपन कंसीडर करते तो राहुल पहले मैच में, दूसरे में, तीसरे में, उसके बाद यहाँ पर इसका तीसरे में स्कोर ना के बराबर है और चौथे में। तो ये 30-30 के हिसाब से इसका स्कोर कम ही बन रहा है। तो यहाँ पर दोनों को ही चेक करा, वीरू और सौरभ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 64 पर। 64 क्या कह रहे हैं, इफ टीम इंडिया वोन द मैच 3/30 रन, contribution by Viru is equal to the winning margin, then how many run open team score? कह रहा है यदि भारतीय टीम ने तीसरा मैच 30 रनों से जीता है और वीरू के रन जीत के अंतर के बराबर है तो विरोधी टीम ने कितने रन बनाए। अब तीसरे मैच के अंदर अगर अपन वीरू का स्कोर देखें तो वीरू का स्कोर कितना है, 20। तो हमें पता है कि 20% की वैल्यू 30 रन के बराबर। तो टीम इंडिया का अगर अपन स्कोर देखें तो 30 रन की वैल्यू 20%, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 100% की। तो ये चला जाएगा 5 पर, 30 × 5 क्या आएगा, 150 रन। अब इंडियन टीम अगर 150 रन बना रही है और 30 रन से जीत रही है तो दूसरी टीम ने क्या करा होगा, 30 रन कम बनाए होंगे। इसका मतलब कितने रन बनाए होंगे, 120। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमने डीआई के तीनों क्वेश्चन करें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 65 पर। हमें कह रहे हैं यदि संख्याएं 20, 37, 54 और 105 प्रत्येक में से अगर x घटा दे तो हमें इस प्रकार से संख्याएं क्या हो जाती हैं, समानुपात में हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, इनका मध्य अनुपाती ज्ञात करना है कि क्या होगा। अब हम इन संख्याओं में से प्रत्येक में से x घटाएं तो संख्याएं क्या बनेंगी, 20 - x, 37 - x, 54 - x और 105 - x। ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू निकालने का एक छोटा सा तरीका होता है। हम लिख रहे हैं 20 - x, अपॉन में लिखी दूसरी वैल्यू 37, उसमें से x नहीं घटाया। फिर हमने तीसरी वैल्यू लिखी 54 - x बटा में 105, इसमें से x नहीं घटाया। 20 और 37 का डिफरेंस हमारे पास कितना है, 17। तो यहाँ हम इसको किससे गुना करेंगे, 17 से। 54 और 105 का डिफरेंस कितना है, 51, इसको गुना करेंगे 51 से। और इन बटा वाली वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, इनको बराबर रख देंगे, सिर्फ वो डिफरेंस लेने के लिए थी। तो 17 से गया 3 बार, तो 3 का अंदर गुना करा तो क्या आया, 60 - 3x बराबर 54 - x। ये x इधर आती मेरे पास, यहाँ पर 3x इधर आती, प्लस का 3x - x क्या बना, 2x। 60 - 54 क्या बना, 6। तो 2x बराबर 6, तो x की वैल्यू 3। इसका मतलब अगर अपन इन 3 घटा दें इनमें से तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, समानुपात में। हमें क्या करना है, 7x - 5 और x + 1 का मीन प्रपोर्शन बताना है कि क्या होगा। तो वो रूट में ही होगा। x की वैल्यू 3 रख दें, 7 × 21 - 5 क्या आया, 16। 3 + 1 क्या आया, 4। इसका रूट हो गया, तो 64 का रूट से बाहर लाएंगे तो क्या आएगा, 8।
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 66 पर। अभी हमने पेपर के 15 क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। x माइनस वाई का 60% बराबर है x प्लस वाई का 45%। y का x% बराबर y बराबर x का k%, तो k का 21% बताना है कि क्या होगा। तो x माइनस वाई का 60% बराबर है x प्लस वाई का 45%। का मतलब मल्टीप्लाई होता है हमारे पास। तो यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें तो ये परसेंटेज से परसेंटेज गया, 15 से गया 3 बार, ये गया 4 बार। 4 का अंदर गुना करा, 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 7y। तो x और y का रेशो हमारे पास क्या है, 7:1। x और y का रेशो 7:1 मिल गया। अब हमें कह रहे हैं y बराबर है x का k%। x इंटू k परसेंट हटाऊंगा बट्टा में 100, y की जगह 1 रख देते हैं और x की जगह 7। तो यहां से k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 100/7। k की वैल्यू अगर हमारे पास 100/7 आई तो हमें क्या करना है, k का 21% बताना है कि क्या होगा। अब k का अगर 21% निकालें, k की वैल्यू 100/7, का मतलब मल्टीप्लाई 21% हटाया बटा में 100, 100 से 100 कट गया, 21/7 क्या आया, 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, यहाँ 4 था ये 3 था, तो x का मान दोनों का टोटल होगा और y का मान दोनों का डिफरेंस। तो x की वैल्यू 4 + 3 7, y की वैल्यू दोनों का डिफरेंस 1। तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 67 पर। एक काम का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में कर सकता है। ए और बी साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं, शेष काम को सी अकेले 8 दिन में कर लेते हैं। ए और सी अगर एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। अब ए काम का अगर 2/5 भाग 6 दिन में करता है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। बी अगर इस काम का 2/3 भाग करता है 12 दिन में तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 2/3 भाग 12 दिन में करा तो 2 से काट दिया, 6 6 18 दिन में। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क क्या गया, 90। ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास 6 और 5 आ गई, दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। दोनों रोज अगर 11 पेड़ लगाते हैं तो 6 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 66। टोटल 90 में से 66 पेड़ लग गई, तो लगाने वाले पेड़ हमारे पास कितने बच गए, 24। ये 24 पेड़ किसने आकर लगा दिए, सी ने अकेले कितने दिन में, 8 दिन में। सी अगर 8 दिन में 24 पेड़ लगाता है तो सी की एफिशिएंसी क्या आई, 3। तो हमें कह रहे हैं ए और सी साथ मिलकर काम करें, तो ए और सी की एफिशिएंसी का टोटल 9। तो ये साथ मिलकर काम करें तो इस काम को करने में ए और सी कितना टाइम लेंगे, टाइम क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क है 90, ए और सी की एफिशिएंसी 9, तो 90/9 10 डेज। तो ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 67 का। ये हमारे पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, बस टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालते हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। एबीसी ने इस रेशो के अंदर अपनी पूंजी लगाकर एक बिजनेस शुरू करा। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर लेता है, बी अपनी पूंजी को 2 गुना कर लेता है और सी अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता। एक वर्ष के अंत में अगर लाभ है 24,000 रुपये का, तो हमें अर्जित टोटल लाभ बताना है कि क्या होगा। अब देखो ए बी सी ने जो मनी लगाई उसका रेशो हमारे पास कितना है, 4:2:9। 4:2:9। अब ए हर 3 महीने में अपनी पूंजी आधी कर लेते हैं, तो 4 मनी रही 3 महीने तक, फिर मनी आधी कर ली तो 2 मनी रही अगले 3 महीने तक, फिर मनी आधी कर ली 1 मनी रही अगले 3 महीने तक, फिर मनी आधी कर ली 0.5 मनी रही 3 महीने तक। जबकि बी अपनी पूंजी को 2 गुना कर लेते हैं, तो बी की 2 मनी रही 3 महीने तक, डबल कर ली तो 4 होगी अगले 3 महीने तक, फिर डबल कर ली तो 8 होगी अगले 3 महीने तक, फिर 16 होगी अगले 3 महीने तक। और सी अपनी पूंजी ऐसे ही रखता है तो ये 12 महीने तक रहती।
तो यहाँ से अपन इनका मनी इंटू टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। ए की वैल्यू निकालें तो 12, 3 दूनी 6, 3 और 1.5, तो क्या आ जाएगा 12 6 18 और 3 21 और 1 22.5। बी की मनी अगर निकालें तो क्या आ जाएगा 6, 12, 8 3 24, 16 3 48। इसका अगर अपन टोटल देखें तो 6 और 2 8 और 4 12 और 8 20, कैरी आ जाएगी 2, 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 4 9, 90। और सी की मनी निकालें तो 9 इंटू 12 108। ये हमारे पास इनका मनी इंटू टाइम है। ये पॉइंट हटाने के लिए अगर मैं सबको 10 से गुना कर दूं तो 225, 900 और 1080। अगर अपन इन सबको पहले 9 से काट दें, 9 से काट दूं तो 25, 100 और 120। फिर देखो अगर अपन इसको 5 से काट दें तो 5 अनुपात 20 अनुपात 24। ये इनके मनी इंटू टाइम का रेशियो, या मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि प्रॉफिट को हमेशा मनी इंटू टाइम के रेशियो में बांटा जाता है। अब एक का प्रॉफिट 24,000 है, टोटल प्रॉफिट बताना है कि क्या होगा। तो 24,000 रुपये की रेशियो में वैल्यू 5, हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए, तो इन सबका टोटल मेरे पास क्या गया 49। मुझे वैल्यू किसके चाहिए 49 के। तो यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें, 5 से काट दें, 5 चौक 20 चला जाएगा 4 बार, फिर बच गया 4 40, फिर चला जाएगा 8 बार। तो क्या आएगा 4800 इंटू 49। 4800 को अगर अपन 49 से गुना करें तो मेरे पास 48 का जो स्क्वायर होता है वो क्या 2304 होता है। एक जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2305। 48 का स्क्वायर क्या आया मेरे पास, 48 को 49 से गुना करना है तो 48 के स्क्वायर में 48 ऐड कर दें। 48 का स्क्वायर हमारे पास 2304, इसमें अगर मैं 48 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा 2352। तो क्या आ जाएगा 235200, तो क्या आ जाएगा 2,35,200। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। बस हमें ए की मनी को हर 3 महीने में डबल करना है और बी की मनी को हमें हर 3 महीने में क्या करना है, सॉरी ए की मनी को तो हर 3 महीने में आधा करना है और बी की मनी को हर 3 महीने में डबल करना है। यही काम हम लोगों ने यहाँ पर करा तो और हमारा आंसर आ गया। और हमें पता है कि प्रॉफिट को क्या करते हैं, मनी इंटू टाइम के रेशियो में बांटते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पर। एक वृत्त ABC की भुजा BC को बिंदु P पर स्पर्श करता है, साथ ही ये AB और AC को बढ़ाने पर क्रमशः Q और R पर स्पर्श करता है। ABC का परिमाप इतना है तो AQ की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। तो अब देखो ये डायग्राम हमारे पास कैसे बनेगा। हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ABC, एक सर्किल यहां पर बनेगा। ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक सर्किल बनेगा जो इसकी भुजा AB को बढ़ाने पर क्या करता है बिंदु Q पर, और AC को बढ़ाने पर क्या करता है R पर स्पर्श करता है। अब इस ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर पता है तो AQ की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। AQ की लंबाई क्या होगी, ट्रायंगल ABC के पेरीमीटर की हाफ, क्योंकि हमें पता ही है हमारे पास एक कंडीशन होती है कि इनकी लंबाई ट्रायंगल के पेरीमीटर के हाफ के बराबर होगी। तो 1/2 ट्रायंगल का पेरीमीटर 26.4, तो आधा करूंगा तो 13.2। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पर। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर किए जाने वाले निश्चित ब्याज की दर से 3 साल बाद 36,580 रुपये और 6 साल बाद 53,520 रुपये हो जाती है। तो पहले मामले में इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कि क्या होगा। अब देखो हम लोगों को पता है कि 3 साल बाद की हमारी अमाउंट जो है वो हमारे पास कितनी है 35,680 रुपये। फिर हमें पता है कि 6 साल बाद की अमाउंट कितनी है 53,520 रुपये। तो हम लोगों को पता है कि हमारे 35,680 रुपये अगले 3 सालों में बढ़कर क्या 53,520 रुपये बन गए। तो कितने गुना हुए, क्या 53,520 बटा में 35,680 गुना हो गए, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमें पता है हमारी अमाउंट हर 3 साल में इतने गुना होती है। तो हमारा अगर प्रिंसिपल P था तो अगले 3 सालों में
प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा 53,520 गुना 53,520 बटा 35,680 गुना, ये हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास 3 साल बाद की अमाउंट है और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 3 साल बाद की अमाउंट 35,680 रुपये। तो यहाँ से अगर अपन प्रिंसिपल निकालें तो क्या आएगा 35680 इंटू 35680 अपॉन में 53520। चलो 0 से 0 काटा। अब अगर अपन इसको क्या करें 8 से काट दें, 8 से अगर काटूं 8 से 48 बच जाएगा मेरे पास यहाँ से 5 55, फिर मेरे पास क्या जाएगा 8 से 48 बच जाएगा 7 72, फिर चला जाएगा 9 बार। 8 से अगर मैं इसको काटूं तो 8 से मैं इसको काटूंगा 8 चौक 32, 3 36, फिर चला जाएगा 4 बार 32 बच जाएगा 4, फिर चला जाएगा 6 बार। अब 446 और 669 को अगर देखो तो ये 223 से चला गया 2 बार, ये चला गया 3 बार। अब यहाँ से अगर मैं इसको देखूं तो ये वैल्यू 3 से कट रही है क्या, 8 से 14 5 3 19 22 नहीं जा रही, तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया 2 इंटू 35680 अपॉन में 3। अब हम हमारे अगर CI बताना है तो क्या मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दूं, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दूं। हमारी 3 साल बाद की अमाउंट थी 35,680, उसमें से प्रिंसिपल घटा दूं तो 35,680 का 2/3, तो हमारा CI क्या आ जाएगा 35,680 का 1/3। तो अपन अब इसमें 3 का भाग दे ही दें, 3 का भाग गया 1 बार, फिर 5 में 3 का भाग गया 1 बार, बच जाएगा 2 26, फिर मेरे पास यहाँ से 26 बचा तो भाग चला जाएगा 8 बार 24, बच जाएगा 2 28, 9 3 27, फिर बच जाएगा 1 10, फिर चला जाएगा 3 बार, तो क्या जाएगा लगभग 11,893 रुपये। तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, तो 11,893 रुपये क्या है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारे पास उसका CI कितना आ जाएगा 11,893 रुपीज़, ये हमारा आंसर आया। अब हमें यहाँ पर रेट या कुछ ऐसा भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग प्रिंसिपल निकाल कर अपना CI निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 71 पर। यदि 7 अंकों की एक संख्या 11 से डिवाइड है तो x प्लस वाई का मान बताना है कि क्या होगा। तो हमें पता है ओड और इवन नंबर्स का सम जो होगा उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर मैं इनको ऐड करूँ तो 5 प्लस वाई 11 प्लस वाई 11 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये हमारे पास नंबर बने। बाकी नंबर्स को देखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 और 4 12 प्लस 0 क्या 12, इनका डिफरेंस हमारे पास क्या आना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल। अभी देखो इनका डिफरेंस 1 है तो इसका मतलब या तो x प्लस वाई 1 हो या 1 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 1 में अगर अपन 11 जोड़ दें तो x प्लस वाई क्या हो सकते हैं 12, ये हमारे पास ऑप्शन में। अगर ये 12 होते तो 12 प्लस 11 क्या बनता 23, 23 में से 12 जाते 11 बनता, तो इनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया x प्लस वाई का मान 12 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, अगर आप इसमें 11 का भाग देकर सोचने की कोशिश करोगे तो नहीं दे सकते क्योंकि आपको x की वैल्यू नहीं पता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पर। n संख्याओं का औसत 42 है, 75% संख्याओं में से प्रत्येक को 4 से बढ़ाया, शेष संख्याओं में से प्रत्येक को 8 से कम करा, तो इस प्रकार से संख्याओं का नया औसत बताना है कि क्या होगा। 75% संख्याओं का मतलब 3/4। अगर मैं कहूँ कि टोटल नंबर्स 4 थे, इनका अगर एवरेज क्या था 42, तो इन चारों नंबर्स का जो टोटल होगा वो क्या होगा 168। इसमें से 75% संख्या, इसका मतलब 3 संख्या, प्रत्येक को 4 से बढ़ाया तो एवरेज 4 से बढ़ जाएगा तो क्या जाएगा 46। तो टोटल मेरे पास क्या जाएगा 6 3 18 12 138। अब एक संख्या जो बची उसमें से प्रत्येक को 8 से कम कर दिया तो एवरेज 8 से कम हो जाएगा, तो क्या जाएगा 42 - 8 34, तो ये क्या बनेगा 34। अब इन चारों संख्याओं का टोटल कितना हुआ 172। अब मेरे पास चारों संख्याओं का टोटल अगर 172 तो एवरेज क्या होगा 172/4, तो क्या जाएगा 43। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पर। 73 देखो हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आज के पेपर में हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन है। हमें कह रहे हैं 1 अपॉन में कोसेक थीटा प्लस 1
प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर 2 सेक थीटा। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते। 1 कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर क्या है 2 सेक थीटा। थीटा 0 से 90 डिग्री दे रखा है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऊपर क्या बनेगा कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 बराबर क्या आएगा 2 सेक थीटा के। कोसेक स्क्वायर थीटा ये कट जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या बनेगा 2 कोसेक थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया 2 सेक थीटा। अब देखो कोसेक थीटा को अगर मैं 1 साइन थीटा लिख दूं, कोट थीटा को अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा। ये 2 सेक थीटा क्या आएगा 1 कोस थीटा। कोस थीटा की एक पार से कोस थीटा की एक पार कट गई, साइन थीटा की एक पार से साइन थीटा कट गया, 2 से 2 कट गया तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर 1 तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। अब हमें थीटा का मान 45 डिग्री मिल गया तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है टेन थीटा प्लस 2 सेक थीटा अपॉन में कोसेक थीटा। तो टेन थीटा का मान 1, 2 सेक थीटा की वैल्यू √2, कोसेक थीटा की वैल्यू √2। अब बटा में √2 वाला ऑप्शन नहीं है तो इसका रेशनलाइजेशन कर दें। पूरी वैल्यू को अगर अपन √2 से ऊपर नीचे गुना कर दें तो मेरे पास बटा में तो क्या बन जाएगा 2, ऊपर गुना करूंगा तो √2 प्लस 4। तो मैं क्या लिख सकता हूँ √2 प्लस 4 या 4 प्लस √2 अपॉन 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन था जिसमें साथ में थीटा भी क्या बन रहा है 45 डिग्री। 45 डिग्री की सारी वैल्यू बड़ी इजी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 74 पर। एक गली में स्थित मकान ए के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर स्थित एक अन्य मकान बी के शीर्ष और पैर के उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री। यदि मकान ए की हाइट 60 मीटर है तो मकान बी की हाइट बतानी है कि क्या होगी। आपका उत्तर जो है पूर्णांक के सबसे निकटतम होना चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं। ये धरातल, यहाँ पर एक मकान ए, इसके रोड के दूसरी साइड कोई मकान है बी। हमें कह रहे हैं मकान ए के शीर्ष से मकान बी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहाँ से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण हमारे पास कितना है 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री। और कह रहे हैं इसके पैर का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, ये हमारे पास है। फिर नेक्स्ट हम लोगों को कह रहे हैं मकान ए की हाइट है 36 मीटर। ए की हाइट 36 मीटर तो बी की हाइट भी क्या होगी 36 मीटर। इतनी हाइट यहाँ तक की तो क्या होगी 36 मीटर। अब ऊपर वाली हाइट निकालनी, ये 45 डिग्री के सामने 36 मीटर तो ये भी 36 मीटर, तो ये भी क्या हुई 36 मीटर। ये 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने की भुजा 36 मीटर तो 60 के सामने की साइड इसकी √3 टाइम। तो 36 √3 को अगर सोल्व करें, √3 का मान क्या 1.73 होता है। तो यहाँ से अगर अपन 36 को 1.73 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से अगर मैं इसको गुना करूँ 6 × 18, 8 कैरी आ गई 1। फिर यहाँ से क्या जाएगा मेरे पास 3 × 9 और 16 × 6 × 17 102। 102 और 9 क्या बनेगा 111 और 112 लिख दिया। 2 कैरी क्या बच जाएगी 11। फिर यहाँ से 17 को 3 से गुना करा 51, 51 में 11 जोड़ दिया तो 62.28, 62.28 बना। तो मकान बी की हाइट क्या बनेगी 36 प्लस 62.28 तो 98.28। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी 98 मीटर। हमें उसकी वैल्यू पूर्णांक में चाहिए थी तो हमने लगभग 98 मीटर ले लिया, ये हमारा आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। हाइट एंड डिस्टेंस के आज हमारे पेपर में 2 क्वेश्चन थे, एक तो वो पोल से छाया वाला और दूसरा क्वेश्चन मकान की हाइट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पर हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इससे सिंप्लीफाई करो कि क्या होगा। अब मैं क्वेश्चन लिखते वक्त कुछ डाटा को सिंप्लीफाई करता हूँ। 5 से 1/4
तो क्या बनेगा 21/4 डिवाइड में। अगर मैं ऑफ को सोल्व करूं तो क्या बनेगा 3/7 दूनी 14। नेक्स्ट डिवाइड के अंदर इसको अगर मैं सोल्व करूं 5 से 1/9 तो क्या बनेगा 46/9 माइनस के अंदर 7 से 7/8 को 8 7 56 और 7 क्या आ जाएगा 63/8 डिवाइड के अंदर। अब डिवाइड में क्या है 9 से 9/20 तो 189/20 बनेगा। तो अगर इस डिवाइड को मैं इनटू में बदल दूं तो 20/189 बनेगा इनटू में 11/21 प्लस के अंदर 2 डिवाइड के अंदर अगर ऑफ को सोल्व करूं तो 2 ऑफ 1/2 क्या बनेगा 1। ये हमारे पास बना। अब चलो इनको सोल्व कर लेते हैं। 21/4 गुना में 14/3। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करूं 3 से गया 7 बार, 2 से गया 2 बार, ये गया 7 बार। तो पहली वैल्यू क्या बनी 49/2 डिवाइड के अंदर। नेक्स्ट वाली टर्म अगर मैं सोल्व करूं तो ये 63 से गया 1 बार, ये गया 3 बार, 4 से गया 2 बार, ये चला गया 5 बार। तो क्या बनेगा 46/9 माइनस में क्या बनेगा 5/6। तो अब देखो इस वाली टर्म का अगर अपन एलसीएम ले ले तो क्या जाएगा 18। तो ये क्या बनेगा 92 माइनस में क्या जाएगा 15 इनटू के अंदर 11/21 प्लस क्या जाएगा 2। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे पास अब टर्म क्या बनी 49/2 डिवाइड के अंदर। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो 12 में से 5 गए 7, फिर मेरे पास यहां से क्या जाएगा 8 में से 1 गए 77 अपॉन में क्या है 18 इनटू में 11/2 प्लस 2। तो 49/2 इनटू में 18/77 इनटू में 11/2 प्लस 2। 11 से गया 7 बार, 7 से चला गया 7 बार, 2 से चला गया 9 बार, 7 नीम 63/2 63/2 ये मेरे पास आया। प्लस के अंदर क्या जाएगा 2। तो ये मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा, इसकी वैल्यू अगर अपन निकालें, अच्छा ये बट्टा में 2 नहीं है, ये 21 था। ये बट्टा में लास्ट वाली टर्म में मेरे पास क्या था 21। तो इस टर्म को मैं दोबारा से आपको लिखकर दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ से क्या था प्लस का 2। ये क्या है 49/2 77/18 इंटू में 11/21 प्लस 2। तो 49/2 इंटू में 18/70 इंटू में 21/11 प्लस क्या है 2। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये मेरे पास यहां से क्या बना 77/18। इस डिवाइड को गुना में बदला तो 18/70 ये हमारे पास आया और इंटू में हमारे पास क्या था 11/21। तो ये 11/21 था। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 11 से गया 7 बार, 7 से गया 7 बार, 7 से गया 3 बार, 3 दूनी 6। मेरे पास 18 में 6 का भाग दिया तो क्या है 3 + 2 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास 75 का आंसर है। चलिए तो आज हमने क्या करा, मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। तो फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में नई पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस।